हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ फारसी कैंपस। सो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पायर करते हैं, ये चैप्टर में हम रीड करेंगे। वन डे बूझो वाज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू दी टाउन आफ्टर अ ईयर। एक दिन बूझो बहुत ही एक्साइटेड था उसको दादा दादी से मिलने के लिए, जो कि 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। ही वॉज इन अ रियल हरी, वो बहुत जल्दी में था। एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप, क्योंकि वो उनको लेने बस स्टॉप जाने वाला था। ही रन फास्ट एंड रिचेड द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। वो बहुत तेज़ दौड़ता है और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वो बहुत ही तेज़ी से सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क हिम वाई हिज वॉज ब्रीदिंग टू फास्ट। तो उसके ग्रैंड मदर पूछती है, उसकी दादी उनसे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी सांस क्यों ले रहे हो। बूझो टोल्ड हर दैट ही कम रनिंग ऑल द वे। तो बूझो बताता है कि पूरे रास्ते वो दौड़ता हुआ आया है। बट द क्वेश्चन गोट स्टक इन हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। ही वंडर बाय रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। वह सोचता है कि दौड़ने के बाद एक पर्सन इतना फास्ट ब्रीथ क्यों करने लगता है, इतनी तेज़ी से सांस क्यों लेने लगता है। दे आंसर टू बूझो क्वेश्चन लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। ये जो क्वेश्चन है बूझो का, आप इसको जब समझ पाएंगे, इसका आंसर जब आप दे पाएंगे, जब आपको पता होगा कि हम सांस लेते क्यों हैं, ब्रीथ करते क्यों हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। तो चलिए पहले रेस्पिरेशन के बारे में ही जानते हैं। वाई डू वी रिस्पायर? In chapter 2, you learn that all organisms are made of a small microscopic unit called cell. सेकेंड चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में स्टडी किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी बहुत ही छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, माइक्रोस्कोपिक मतलब वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगी, उनसे मिलकर बना है, जिन्हें हम बोलते हैं सेल्स। A cell is the smallest structure and functional unit of an organism. ये आपकी डेफिनेशन है सेल्स की। सेल क्या है? सबसे छोटी स्ट्रक्चर्स, मतलब एक इसके डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन डिफरेंट फंक्शन से वो परफॉर्म करती है। एक ऐसी यूनिट है ऑर्गेनिजम्स की, सबसे छोटी यूनिट है, स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल होते हैं। इस सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। सभी सेल्स कुछ फंक्शन को परफॉर्म करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन, फूड की रिक्वायरमेंट इसको होती है, ट्रांसपोर्टेशन, सेल मेम्ब्रेन से चीज़ें अंदर आती हैं, बाहर जाती हैं, एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, एंड रिप्रोडक्शन अपने ही जैसी और नई सेल्स बनाती है। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड एनर्जी। अब इतने सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड इवन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। तो अभी हमें सोने के लिए, खाने के लिए, या जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। चाहे आप सो ही क्यों नहीं रहे हो, या खाना भी खा रहे हो, या पढ़ाई भी कर रहे हो, तो वहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आप बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स क्यों बोलते हैं कि आपको रेगुलरली खाना खाना चाहिए? बिकॉज द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी,
क्योंकि जो खाना आप खाते हैं उसमें जो है एनर्जी स्टोर्ड होती है विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, और वो एनर्जी आपके बॉडी में कब रिलीज होती है, वो होती है आपके रिस्पिरेशन के टाइम पर। रिस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है उसी से ही उस फूड का ब्रेक डाउन होता है और फिर एनर्जी आपके शरीर में जाती है, मिलती है, आपके शरीर को एनर्जी मिलती है फिर। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसीलिए वो रिस्पायर करते हैं ताकि उस फूड से उनको एनर्जी मिल सके। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब हम सांस लेते हैं तो एयर को आप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और हम जो एयर ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। द एयर वी ब्रीथ इन इट्स ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। तो जो एयर आपने इनहेल करी है वो आपके शरीर के वो आपके बॉडी के सारे पार्ट्स में जाएगी। सभी पार्ट्स में सेल्स हैं तो वो हर सेल्स तक वो पहुँचेगी। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो सेल तक जो ऑक्सीजन गई है वो हेल्प करेंगी सेल को फूड को ब्रेक डाउन करने में। सो द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द cells with the release of energy is called cellular respiration। ये सेलुलर रिस्पिरेशन का डेफिनेशन है। आपने जो एयर इनहेल करी उसमें है आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होगा, और जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो उससे आपका एनर्जी रिलीज होती है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको बॉडी को है। तो ये जो प्रोसेस है फूड का जो ब्रेकडाउन होता है उस सेल में और उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। ज़रूरी नहीं है कि सेलुलर रिस्पिरेशन सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो, कई बार ये ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में भी होता है। सो सेलुलर रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर रिस्पिरेशन कहाँ पर होता है? तो सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में। इन द सेल्स द फूड glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen। तो सेल में ऑक्सीजन को यूज़ करके खाने का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स with the use of oxygen it is called एरोबिक रिस्पिरेशन। अगर फूड का ब्रेकडाउन हुआ है ऑक्सीजन को यूज़ करके तो इस तरह के रिस्पिरेशन को बोलते हैं हम एरोबिक रिस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड बिना ऑक्सीजन के यूज किए भी उसका ब्रेकडाउन हो सकता है एंड इट इज़ कॉल्ड, और इसको हम बोलते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, ये भी डेफिनेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन को यूज़ करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको हम बोलेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन। और जब फूड का ब्रेकडाउन होगा विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन के एब्सेंस में, उसको हम बोलेंगे एनारोबिक रिस्पिरेशन। सो ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी। फूड का ब्रेकडाउन किसी भी तरीके से हुआ हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन एब्सेंस में, दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी तो होगी, बाकी दूसरे प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंट होंगे। सो ग्लूकोज दो तरीके से ब्रेकडाउन होगा, या तो एब्सेंस में या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है यानी कि एरोबिक रिस्पिरेशन में अल्कोहल नहीं वाटर बनता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
एनर्जी। और अगर अब्सेंस में हुआ है ऑक्सीजन के, तो उस केस में आपका अल्कोहल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। दोनों ही केस में आपका CO2 एनर्जी तो निकलेगी ही। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो वाटर बनेगा और अब्सेंस में है तो अल्कोहल बनेगा। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। कुछ ऐसे भी organisms हैं जैसे कि yeast है जो survive कर सकता है एयर के absence में भी। They are called anaerobes। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ये करते होंगे, इसीलिए इन्हें बोलते हैं एनारोब्स। एंड दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रिस्पिरेशन। और इनको एनर्जी मिलती है एनारोबिक रिस्पिरेशन से। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। ठीक है। ईस्ट आर सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिनमें से एक सेल होती है, यूनिसेलुलर जिनमें सिर्फ एक सेल होती हैं, सिंगल साइड होते हैं, तो इस सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि हम हैं ह्यूमन बींग्स। देर इंस्पायर एनारोबिकल, और ये एनारोबिकली इंस्पायर करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इल्ड एल्कोहल। हमने देखा कि जो एनारोबिकली रिस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो उससे अल्कोहल बनती है, CO2 और एनर्जी भी, पर इसका प्रोडक्ट एक अल्कोहल भी है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है वाइन और बियर को बनाने के लिए, वाइन और बियर जिनमें अल्कोहल होती हैं। आर मसल सेल कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। वैसे तो ह्यूमन बींग्स में रोबिक रिस्पिरेशन होता है, हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है सेल्स के अंदर, लेकिन हमारे मसल्स में जो सेल्स हैं वो कई बार एनारोबिकली भी रिस्पायर कर सकती है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। लेकिन सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्प्रोरी डेफिनेंसी ऑफ ऑक्सीजन। वो कब ऐसा करती है? जब उसमें ऑक्सीजन थोड़े टाइम के लिए डेफिनेंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर फास्ट रनिंग, जैसे कि हमने देखा था जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स लेने के लिए जब गया था, उस टाइम पर वो तेज़ी से वो दौड़ रहा था। या फिर आप साइकिलिंग करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक आप दौड़ते हो, कोई हैवी लिफ्ट वेटिंग हैवी वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हो, उस टाइम पर जो डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। आपके अंदर ग्लूकोज तो है, फूड है, लेकिन उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तभी एनर्जी रिलीज़ होगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई तो लिमिटेड है, एक लिमिट से ज़्यादा तो सांस आप नहीं ले सकते हैं। देन एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो उस एनर्जी के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए मसल्स में होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। आप दौड़ रहे हैं, मान लीजिए, दौड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन उतने ही जा रही है आपके शरीर के अंदर। एक लिमिट से ज़्यादा आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, तो उतनी ही आपको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उस केस में मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी होती है। और इक्वेशन क्या होगी उस टाइम पर?
ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा मसल्स में इन दी ऑप्शंस इन एयर, और बनेगा क्या ये, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अगर होता ये प्रेजेंस में तो वाटर बनता, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ पर वाटर और CO2 नहीं बनता, लैक्टिक एसिड एंड प्लस एनर्जी बनती है। ये पिक्चर बनी है आपकी। ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल्स में इंस्पायर एनोरोबिकली, कुछ मसल्स एनोरोबिकली भी रहती हैं, इंस्पायर कर सकती हैं एक्सरसाइज के टाइम पर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हेवी एक्सरसाइज? क्या आपने कभी सोचा है कि काफ़ी हेवी एक्सरसाइज के बाद, लंबे टाइम तक रनिंग करने के बाद मसल्स क्रैम्प्स क्यों होते हैं? क्रैम्प मतलब एक शार्प पेन होता है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के वजह से। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल्स सेल्स रिस्पायर एनोरोबिकली। ऐसा जब होता है मसल्स सेल में एनोरोबिकली इंस्पायर किया हो। द पार्शल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो ग्लूकोज के पूरे तरीके से ब्रेकडाउन नहीं होता है, पार्शली सिर्फ उसका ब्रेकडाउन होता है, जिससे बनता है लैक्टिक एसिड। और जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है आपके मसल्स में, उसके वजह से मसल्स में क्रैम्प्स होता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। आप गर्म पानी से नहा लीजिए या फिर मसाज होगी, तब आपको क्रैम्प से आपको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। कैन यू गेस व्हाई इट्स सो? क्या आप अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। मसाज करने से या फिर हॉट वाटर बाथ से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है शरीर में। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेस। डिफरेंट सेल तक ऑक्सीजन लेकर कौन जाता है? ब्लड। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो मसल सेल्स जो हैं आपके, जहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हुआ है, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचेगी। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब वहाँ तक ऑक्सीजन जाएगी तब, तो ये जो लैक्टिक एसिड जो है बना था उस टाइम पर, वो फर्दर ब्रेकडाउन होगा उसका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं तभी वाटर CO2 एनर्जी मिलती है। एब्सेंस में अगर आपने रिस्पिरेशन किया तो लैक्टिक एसिड बनेगा, जो बाद में जाके ब्रेकडाउन उसका होगा H2O और CO2 में। जब तक वो लैक्टिक जमा रहेगा तो आपके मसल्स में आपको पेन होता रहेगा। नेक्स्ट, ब्रीदिंग। एक आपको एक्टिविटी दी गई है। क्वेश्चन, डू दिस एक्टिविटी अंडर दिस सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स। टीचर के सुपरविजन में ही इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म्स करेंगे। आपको अपने नोस्ट्रल, नाक को और मुंह को टाइटली बंद कर लेना है। एंड लुक एट वॉच, और वॉच को ध्यान से देखना है। What did you feel after some time? कुछ टाइम के बाद आप कैसा फील करते हैं? How long, और कितनी देर तक आप दोनों को, नाक को और मुंह को क्लोज रख पाते हैं? नोट डाउन करिए टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ। कितने टाइम तक आपने अपने ब्रेथ को होल्ड किया है, उस टाइम को आप नोट डाउन करिए। फिगर 10.2 इस तरीके से नाक और मुंह दोनों को आपको बंद करना है। So now you know that you cannot survive for long without breathing. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, लंबे टाइम तक आप बिना सांस लिए नहीं रह सकते। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। ब्रीदिंग का क्या मतलब है कि आप टेकिंग कर रहे हैं उस एयर को जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर गिव आउट कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं उस एयर को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसके लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब आप टेकिंग करते हैं उस एयर को जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, उनको हम बोलते हैं इनहेल करना। और जब आप गिव आउट करते हैं एयर को रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलते हैं एक्सहेल करना। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सांस लेना, और ये पूरी लाइफ चलती रहती है। द नंबर ऑफ टाइम ऑफ अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट्स इज टर्म एज द ब्रीथिंग रेट। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार ब्रीथ करते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटरी। एक बार आप इनहेल किया, फिर आपने एक्सहेल किया, फिर इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। ये दोनों ही एक्टिविटी होती रहती है। अब ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रेथ को आप कैसे काउंटिंग करेंगे, ये होगा आपने एक बार सांस ली और फिर आपने उसको छोड़ा, उसको हम बोलते हैं एक बार आपने सांस लिया। वुड लाइक टू फाइंड आवर योर ब्रीथिंग रेट। क्या आप अपना ब्रीथिंग रेट फाइंड करना चाहते हैं? डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कंसंट्रेशन और इट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। क्या आपके ब्रीथिंग रेट कांस्टेंट है हर सिचुएशन में? एक ही तरीके से, मतलब उतने बार ही आप सांस लेते हैं, या फिर ये चेंज होता है ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? इसके लिए आप एक्टिविटी फ्लोइंग करेंगे, एक्टिविटी 10.2। अभी आपको एक्टिविटी 10.2 दिया गया है। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। अक्सर हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं। हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट यू रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर आप ध्यान दें, रेट ऑफ ब्रीदिंग को काउंट कर सकते हैं। एक बार में आपने कितना सांस लिया। ब्रीदिंग इन एंड आउट नॉर्मली ब्रीदिंग करिए, ब्रीद आउट करिए, और नोट डाउन करिए कि कितनी बार आपने ब्रीद आउट किया 1 मिनट में। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड। जितनी बार आपने इनहेल किया होगा उतने ही बार आपने एक्सहेल कर किया होगा। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। उसके बाद तेज़ दौड़िए या फिर चलिए, उसके बाद जो अपना ब्रीदिंग रेट जो है उसको ऑब्जर्व करिए। अब आपने 1 मिनट में कितना सांस लिया, और रिकॉर्ड करिए अपने ब्रीदिंग रेट को एज सुन एज यू फिनिश मेड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। जैसे आप फिनिश करते हैं और उसके बाद कंप्लीट रेस्ट के बाद टैबलेट करेंगे टेबल में योर फाइंडिंग एंड कंपेयर, और कंपेयर करेंगे अपने ब्रीदिंग रेट डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट। आपको और अपने क्लासमेट के साथ यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, जो भी आपके दोस्त का नाम है। नॉर्मली वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, उसके बाद 10 मिनट के वॉक के बाद, उसके बाद 100 मीटर के रनिंग के बाद, और जब रनिंग के बाद जब एट रेस्ट, उसके रेस्ट के बाद, और यहाँ पर सेल्फ का खुद का। तो इस एक्टिविटी से आप समझ गए होंगे कि अब जब आप नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो रेट कम होता है। 100 मीटर के वॉक के बाद जब आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ आपकी सांस चलेगी उस टाइम। तो यहाँ से आप ये रियलाइज़ करेंगे दैट वेन एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, जब भी एक पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ही सी ब्रीथ इज़ फास्टर, वो फास्टर ब्रीथ करने लगता है, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ज़्यादा एनर्जी कब मिलेगी? जब ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन जब जाएगी जब आप जल्दी सांस लेंगे।
जब आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो आपका ब्रीदिंग रेट भी आपका फास्टर होता है। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल। तो जल्दी जल्दी सांस लेने से तो ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होता है, आपके सेल्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, वो आपको स्पीड करता है, वो आपके ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी जल्दी ब्रेक डाउन होगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी? किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद आपको भूख क्यों लगती है? क्योंकि उस टाइम पर बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी आपको फूड से मिलती है। व्हेन यू फील ड्राउजी आप जब फील करते हैं, जब आपको नींद आ रही होती है, सुस्त है थोड़ा। डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन? तो आप देखेंगे कि हमारा थोड़ा थक जाते हैं, ब्रीदिंग रेट भी थोड़ा स्लो हो जाता है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशेंट ऑक्सीजन? तो उस टाइम पर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलती, फिर हम क्या करते हैं, उस टाइम पर हम यौन करते हैं, उबासी लेते हैं, बड़ा मुंह खोलते हैं, तो ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाती है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, जो अडल्ट ह्यूमन बींग्स हैं, जब वो एट रेस्ट होता है, उसकी ब्रीदिंग रेट क्या है? 15 to 18 टाइम इन अ मिनट। 15 से 18 बार वो सांस लेता है 1 मिनट में, और एक बार इनहेल और एक्सहेल करना, वो आपका 1 बार काउंट होगा। और जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट अप टू 25 टाइम पर मिनट वो आपका इंक्रीज हो सकता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फास्टली ब्रीथ नहीं करते हैं, उस टाइम आप गहरी सांस भी लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल कर सकें। उसके बाद एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर गिवन है, फिगर 10.3, उसमें शो किया गया है कि वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग नॉर्मल। एक नॉर्मल डे में पर्सन कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ये लेडी है जो कपड़े धो रही हैं, और यहाँ पर एक पर्सन जो है सो रहा है, और ये जो ओल्ड मैन है वो वॉक कर रहे हैं, ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और ये जो बच्ची है वो दौड़ रही है, खेल रही है, और ये एक मज़दूर है जो कि सीढ़ी चढ़ रहा है। सो कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी द स्लोवेस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट? इन सभी एक्टिविटीज़ में सभी में से स्लोवेस्ट ब्रीथिंग रेट किसका है? जो पर्सन सो रहा है, क्योंकि वो कोई अभी काम नहीं कर रहा है, तो सबसे कम एनर्जी की उसको ज़रूरत होगी। हालांकि एनर्जी हमें सोते समय भी चाहिए होता है। और सबसे फास्टर किसका होगा? ये जो बच्चा खेल रहा है, दौड़ रहा है, इसका होगा। असाइन नंबर टू द पिक्चर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज करना है। सबसे कम किसका है, सबसे कम ज़रूरत किसको है एनर्जी की? तो नंबर 1 हम देंगे जो पर्सन सो रहा है, सबसे कम एनर्जी इसमें है। उसके बाद पढ़ते टाइम नंबर 2, देन वॉक करते टाइम, सिंपल वॉक करते टाइम नंबर 3, देन कपड़े धोते टाइम, इससे ज़्यादा फास्टर होगा ब्रीदिंग रेट, देन ये मज़दूर नंबर 5, और फिर फाइनली ये बच्चा जो दौड़ रहा है नंबर 6। नेक्स्ट इज़ हाउ डू यू बी ब्रीथम? सांस लेते कैसे हैं? ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेट अस यूज नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अभी हम ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझेंगे। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल। हम हमारे नोस्ट्रिल से, नाक में जो 2 एक्सटर्नल ओपनिंग हैं, वहाँ से हवा को, एयर को टेकिंग करते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी। एयर के नोस्ट्रिल से जाती हैं, ये है आपका नेजल कैविटी में, ये है आपका नेजल कैविटी। कैविटी मतलब
खाली जगह एम्प्टी। तो नोस्टल के टू कैविटी से तो नोस्टिल से एयर गई नेजल कैविटी में। द नेजल कैविटी द एयर रीचेज आर लंग्स थ्रू द बेंड पाइप। उसके बाद बेंड पाइप से एयर जाएगी हमारे लंग्स में। नोस्टल्स, देन नेजल कैविटी, बेंड पाइप एंड देन फाइनली लंग्स। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स होते हैं चेस्ट में। दिस कैविटी इज सराउंडिंग बाय रिब्स ऑन दी साइड्स। और यहाँ पर लंग्स के चारों तरफ होते हैं ये रिम्स, रिब केस। बोन्स का, हड्डियों का एक स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायग्राम्स फ्रॉम द फ्लोर्स ऑफ द चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी में सबसे नीचे की तरफ एक शीट के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है मसल्स का, जिसे हम बोलते हैं डायग्राम। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायग्राम एंड द रिब केज। जब आप ब्रीफ करते हैं, इनहेल या फिर एक्सहेल करते हैं एयर को, तो रिब केज और डायग्राम दोनों में ही मूवमेंट होती है। वो मूवमेंट कैसी है? ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप एयर को टेकिंग करेंगे, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड। रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे और बाहर की तरफ। एंड डायग्राम मूव डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड जो है नीचे की तरफ मूव करेगा। देखिए, ब्रीथिंग के टाइम पर जब एयर को आपने टेकिंग की, आपकी जो लंग्स थी ये हवा से भर गए हैं, इन्फ्लेट हो गए हैं। इस केस में हवा जब बाहर जाएगी ये स्ट्रिंग्स हो जाएंगे। जब ये इन्फ्लेट होंगे, स्वेल होंगे, इस केस में, रिब केस में बाहर जाएगा, बाहर की तरफ, और ऊपर की तरफ दो मूवमेंट इसमें होगी। और डायग्राम जाएगा नीचे। और जब एयर को आप टेक आउट करेंगे उस टाइम पर एयर को आप टेक आउट करेंगे, एक्सहेल करेंगे, उस टाइम पर ये स्ट्रिंग्स हो जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, स्ट्रिंग्स हो जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। आपके जो लंग्स हैं, रिब केज में भी मूवमेंट होगी साइड एंड डाउनवर्ड में। वो अंदर की तरफ में जाएंगे और नीचे की तरफ, और डायग्राम जाएगा ऊपर की तरफ श्रिंक होके। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशीज इनटू द लंग्स। जब ये बाहर की तरफ जाते हैं और डायग्राम नीचे जाता है, अंदर ज़्यादा स्पेस बन जाता है और एयर अंदर आ जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। लंग्स एयर से भर जाते हैं। और जब आप एक्सहेल करते हैं, रिब मूव डाउन एंड इनवर्ड। रिब केज में डाउनवर्ड मूवमेंट होती है और अंदर की तरफ मूवमेंट होती है, जबकि डायग्राम मूव करता है अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, और वापस से ऊपर की तरफ अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है। देखिए, ये मूवमेंट है, एयर जब अंदर आई, ये है आपका रिब केज। ये जाएगा बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ, और डायग्राम नीचे की तरफ। जब एयर बाहर जा रही है तो डायग्राम जाता है ऊपर की तरफ, रिब केज जाएंगी अंदर की तरफ और नीचे की तरफ। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज। रिब्स जब अंदर की तरफ जाते हैं और डायग्राम ऊपर की तरफ जाता है, तो इससे चेस्ट कैविटी का जो साइज है, शेप है, वो कम होती चल जाती है। कम स्पेस वहाँ पे होती है और एयर पुश आउट बाहर की तरफ जाती है लंग्स से। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली। आप इसको फील कर सकते हैं मूवमेंट्स को। टेक अ डीप ब्रेथ। कीप योर palm ऑन द एब्डोमेन। एक डीप ब्रीथ लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और अपने पाम को रखिए अपने एब्डोमेन पर। पेट से थोड़ा ऊपर रखेंगे और आप इस मोमेंट को फील कर सकते हैं। व्हाट डू यू फाइंड? आपने क्या फाइंड आउट किया? आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजिंग इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी
ये जानने के बाद कि जब हम सांस लेते हैं जिस कैविटी में चेंजेस आती हैं, एक्सहेल करने पर वो कम होती है और इनहेल करने पर वो ज़्यादा होती है। तो बच्चे अभी चेस्ट एक्सपेंशन का कंपटीशन करने लगे हैं। उसके बाद ये आपका डायग्राम है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये है आपका नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, खाना जहाँ से हम खाते हैं। फेरिंग्स, गला बोलते हैं। ट्रेकिया, ये जो जहाँ से एयर जाती है लंग्स में, ये है लंग्स और ये है रिब्स। एंड देन डायग्राम। तो सभी लोग पोस्ट कर रहे थे जब बच्चे चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन कर रहे थे। ये उनका सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया है। इसके लिए हम अभी एक एक्टिविटी करेंगे अपने क्लासमेट के साथ। इससे पहले इसको देखते हैं। स्मोकिंग डैमेज लंग्स। स्मोकिंग डैमेज करती हैं लंग्स को। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, और स्मोकिंग से कैंसर होता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड। देन द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। हमारे चारों तरफ एयर है जिसको जब हम सांस लेते हैं तो टेकिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग, धुआं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, पोल्यूशन एक्सेट्रा। जब हम इनहेल करते हैं द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी। हमारे नेजल कैविटी नाक में एयर प्रेजेंट होती हैं, तो ये सभी पार्टिकल्स उनमें ट्रैप हो जाते हैं। जबकि समटाइम्स दिस पार्टिकल्स में गेट पास टू द हेयर इन द नेजल कैविटी। कई बार ये नेजल कैविटी में जो हेयर है उससे वो आगे चले जाते हैं, तो ये इरिटेट करते हैं लाइनिंग ऑफ कैविटी को। एज द रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज। इसमें हमें छींकें आती हैं, हम स्नीज करते हैं। स्नीजिंग एक्सपेल कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं फोरम पार्टिकल्स को फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। और हमारी बॉडी में एक डस्ट फ्री और साफ एयर जाती है। एंड टेक केयर, ध्यान रखिए दैट व्हेन यू स्नीज, जब आप छींकते हैं, यू शुड कवर योर नोज सो दैट आपको अपने नोज़ को कवर करके रखना है, जिससे कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं जिनको आपने एक्सपेल किया है, ये दूसरा पर्सन को ये इनहेल ना करें।